लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियांग हीरो बनकर वहां आ जाता है और उस आदमी को धक्का देकर मेंगशी से अलग कर देता है। और इसकी वजह से वो आदमी जो साफ तौर पर गुस्से में था, उसने लियांग की तरफ उंगली दिखाई। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। उसने चिल्लाकर चेतावनी दी और पूछा कि लियांग की हिम्मत कैसे हुई उसे धक्का देने की। उसने जोर जोर से शेखी बघारी कि उसके पिता टियान ग्रुप के चेयरमैन हैं और फैमिली कनेक्शन से अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की, लेकिन लियांग टस से मस नहीं हुआ। उसने सीधे उस आदमी के चेहरे पर देखा और शांति से धमकी को नजरअंदाज कर दिया, ये कहते हुए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पिता कौन है, और कहता है कि उसकी नजर में एक सच्चा आदमी कभी भी किसी औरत को धमकाने की हद तक नहीं गिरेगा। फिर भी उस गंभीर चेहरे के पीछे लियांग के विचार कहीं ज्यादा घमंडी और शरारती थे। उसने मन ही मन अपने परफॉर्मेंस की तारीफ की, ये सोचते हुए कि उसकी एक्टिंग एकदम सही थी। उसने खुद को बाद में एक एक्स्ट्रा ड्रमस्टिक से इनाम देने का भी वादा किया, क्योंकि उसने सीन को इतने यकीन दिलाने वाले तरीके से किया था। लियांग के ठीक पीछे मेंगशी चुपचाप खड़ी थी और पूरा झगड़ा होते हुए देख रही थी। वो साफ तौर पर शक में थी और मन ही मन उसने स्थिति पर सवाल उठाया। आखिरकार यही आदमी कुछ देर पहले उसका पीछा कर रहा था और अब अचानक हीरो बन रहा था। ये सब अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था, जैसे किसी मेलोड्रामेटिक नॉवेल का सीन हो। वो इस एहसास को दूर नहीं कर पा रही थी कि उसने इस तरह की कहानी पहले भी देखी है। फिर लियांग मेंगशी की तरफ मुड़ा और चिंता वाला चेहरा बनाया। उसने पूछा कि क्या वो ठीक है और उसे हॉस्पिटल ले जाने या पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने में मदद करने की पेशकश की। वहीं उसके अंदर के विचारों ने उसके असली इरादे जाहिर कर दिए। वो उम्मीद कर रहा था कि वो शुक्रगुजार होकर उसकी बाहों में आ जाएगी और इससे उसे उसके साथ कॉन्टैक्ट इन्फो एक्सचेंज करने का एक सही बहाना मिल जाएगा। हालांकि मेंगशी को ये बात समझ नहीं आई और उसने चिड़चिड़े अंदाज में ड्रामा को नजरअंदाज करते हुए कहा कि ये इतना गंभीर नहीं था, उस आदमी की माफी काफी होगी। लेकिन तभी सफेद सूट वाले आदमी ने गुस्से से फट पड़ा। उसने लियांग पर हीरो बनने का आरोप लगाया और पूछा कि वो खुद को क्या समझता है, और गुस्से में आकर उसने अपना फोन निकाला और अपने लोगों को बुलाने की धमकी दी। उसने डिवाइस में चिल्लाकर किसी से लड़कों को इकट्ठा करने के लिए कहा, क्योंकि किसी ने उसके मामले में दखल देने की हिम्मत की थी। उसने ऐलान किया कि आज लियांग का काम खत्म हो गया है। वहीं जवाब में लियांग ने भी अपनी गुस्से वाली नजर से जवाब दिया। उसने पलटकर कहा कि वो आदमी ही एक औरत को परेशान कर रहा था और अब उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो खुद को पीड़ित दिखा रहा था। उसने उससे कहा कि जिसे चाहे उसे बुला ले, उसे डर नहीं लग रहा है। जैसे ही बात बढ़ने लगी, अचानक एक और आवाज ने तनाव को कम कर दिया। मेंगशी के पीछे से हीरो आया और पास आते हुए हाथ हिला रहा था। उसने मेंगशी को आवाज दी और पूछा कि क्या हो रहा है। उसकी आवाज सुनकर मेंगशी का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो जल्दी से मुड़ी और जेम्स को आवाज दी। मेंगशी ने पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है। उसे देखकर वो साफ तौर पर राहत महसूस कर रही थी। जेम्स उसे देखकर प्यार से मुस्कुराया। उसने बताया कि वो थोड़ा परेशान हो गया था क्योंकि वो काफी देर से वापस नहीं आई थी। जैसे ही वो चलकर उसके बगल में खड़ा हुआ, दूर से देख रहा लियांग घबराहट में पसीना पसीना हो गया। उसका चेहरा अविश्वास से जम गया। मन ही मन उसने खुद को कोसा, ये जेम्स है। वो जेम्स के साथ डेट पर थी। ये महसूस करके उसने कहा कि उसने अपनी सारी मेहनत बर्बाद कर दी है, अब आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं था। अब अपने डेट के पास खड़ी होकर मेंगशी ने हाथ बढ़ाया और हीरो के चारों ओर अपना हाथ डाल दिया। फिर उसने सीधे सफेद सूट वाले आदमी की ओर इशारा किया और स्थिति बताई। उसने उस आदमी पर पहले उसे परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि उसने उसे छुआ भी था। फिर वो लियांग की ओर मुड़ी, ये कहते हुए कि हालांकि उसकी मदद थोड़ी अजीब लगी, लेकिन ऐसा लगा कि उसने उसकी मदद करने के लिए कदम बढ़ाया था। वहीं उसने अपनी नजर लियांग की ओर की और उसे धन्यवाद दिया, ये मानते हुए कि दूसरों के लिए खड़े होने वाला कोई मिलना दुर्लभ है। लेकिन जब वो विनम्रता से बात कर रहा था तो उसके मन में एक तीखा विचार आया। ये पूरी स्थिति अजीब तरह से प्लान की हुई लग रही थी और तथाकथित हीरो वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कुछ सड़ा हुआ खा लिया हो। वहीं लियांग ने एक अजीब चिड़चिड़ी हंसी हंसी और एक कैजुअल जवाब देकर बात टाल दी और कहा कि कुछ नहीं और वो बस मदद करके खुश था। लेकिन उस बनावटी मुस्कान के पीछे उसके विचारों में एक तूफान उमड़ रहा था। अब उसे निराशा के साथ एहसास हुआ कि मेंगशी पहले से ही जेम्स की औरत थी। उस देवी को जीतना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था। फिर भी लियांग ने खुद को दिलासा दिया, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था और अगर वो अपने सिस्टम को अच्छी तरह जानता था तो देवी को जीतना जितना मुश्किल होगा, बोनस उतना ही बड़ा होगा। इससे इस हार को पचाना थोड़ा आसान हो गया, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता था। आज का मिशन आधिकारिक तौर पर बर्बाद हो गया था। तभी जेम्स ने सफेद सूट वाले आदमी को देखा जिसने पहले मेंगशी को परेशान किया था। जेम्स ने शांत लहजे और विनम्र मुस्कान के साथ उसने पूछा कि क्या उसका बैकअप अभी भी आ रहा है। उसने कहा कि खाना ठंडा हो रहा है और ये पाचन के लिए अच्छा नहीं है, खासकर जब उसके दोस्त का दिन पहले ही लंबा और थका देने वाला रहा हो। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वे शांति से अपना खाना खत्म करें। जिस पर सफेद सूट वाला आदमी अप्रत्याशित जवाब से हैरान होकर पलकें झपकाईं। क्या क्या? वहीं जेम्स के बगल में खड़ी मेंगशी ने उसे तारीफ भरी नजरों से देखा और उसकी चिंता ने उसे अंदर तक छू लिया। उसके दिल में कुछ बदल गया था। उस सच्ची परवाह के लायक बनने के लिए मेंगशी ने उसे और भी ज्यादा पसंद करने का फैसला किया। इस बीच लियांग ने निराशा में अपनी उंगली काट ली और जेम्स के मौजूद होने पर अब मेंगशी पर दबाव डालना उल्टा पड़ सकता था। वो उसे और भी ज्यादा नापसंद करने लगेगी। अब सबसे अच्छा कदम पीछे हटना था। लियांग ने एक हाथ ऊपर उठाया और घोषणा की कि चूंकि महिला सुरक्षित है इसलिए वो अब जाएगा और उन्हें कुछ शांति देगा। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, उसने चुपके से सफेद सूट वाले आदमी को भी पीछे हटने का इशारा किया और जाते हुए कहा कि तुम्हें पता है ना कि कब रुकना है। वहीं लियांग जब जा रहा था तो जेम्स अपने मन में कहता है कि तो ये पर्सन सच में एक्टिंग कर रहा था। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मेंगशी सच में देवी जैसी थी और शायद उसे मेंगशी पसंद आ गई हो।
वहीं सफेद सूट वाला आदमी जाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास पहले से ही एक आदमी था, इसलिए उसके समय की कितनी बर्बादी हुई है। लेकिन तभी जेम्स ने कहा रुको। वहीं ये सुनकर वो आदमी अकड़ गया। वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो। जिस पर जेम्स ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और लापरवाही से पूछा कि उसने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है और उसकी एक्टिंग स्किल्स की तारीफ की। वहीं ये सुनकर उस आदमी को घबराहट में पसीना आ गया और कहा कि तुम पागल हो, कैसी एक्टिंग। उसने बचाव करते हुए पलटकर जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा रहा था। इस आदमी को ये सब कैसे पता चला। वहीं जेम्स और करीब आया और वो अभी भी मुस्कुरा रहा था और मैंगशी को धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई जब उसने पूछा कि उस नकली हीरो ने उस परफॉर्मेंस के लिए उसे कितने पैसे दिए थे। वहीं ये सुनकर मैंगशी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा जम गया। वो लियांग की तरफ मुड़ते हुए कहती है, एक्टिंग तो वो सब नकली था। जिस पर सफ़ेद सूट वाले आदमी ने ताना मारा और तेजी से दूर जाने की कोशिश की और कहा, साइको, मैं एक बिजी आदमी हूँ, यहाँ कंगाल लोगों के साथ टाइम बर्बाद करने नहीं आया हूँ। लेकिन जेम्स टस से मस नहीं हुआ। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन उसमें वजन था। इस बार जेम्स कहता है कि मैं तुम्हें 10 गुना ज़्यादा पैसे दूंगा। जिस पर यह सुनकर वो आदमी रुका और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। 10 गुना? तुम्हारा मतलब? जिस पर जेम्स ने अटूट आत्मविश्वास के साथ उसकी आंखों में देखा और कहा कि एक समझदार इंसान जानता है कि कैसे चुनना है ना। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। मेरी औरत के बारे में सोचने से मुझे बहुत बुरा लगता है और आगे तुम समझदार हो। लेकिन तभी सीन एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में शिफ्ट हो गया, जहां लियांग ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। उसकी निराशा फूट पड़ी और वो जोर से बड़बड़ाया, कैसा घटिया जासूस है, पैसे ले लिए लेकिन काम भी नहीं किया। उसने अपनी हथेली से स्टीयरिंग व्हील पर मारा और दांत पीसे। मैंने उन्हें साफ साफ कहा था कि जेम्स के आसपास की औरतों की जांच करें, लेकिन उन्होंने उसके साथ डेटिंग के बारे में ठीक से जांच करने की भी जहमत नहीं उठाई। ये क्या मजाक है। लेकिन तभी उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने आया, फ्रेंडली रिमाइंडर, मिशन की डेडलाइन में अभी भी 4 घंटे बचे हैं, कृपया कड़ी मेहनत करें। वहीं ये देखकर लियांग और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने व्हील पर जोर से मुक्का मारा और स्क्रीन पर चिल्लाया, कड़ी मेहनत की ऐसी की तैसी, सब कुछ बर्बाद हो गया। गुस्से में अपना सिर खुजाते हुए वो कराह उठा, आज के लिए मेरा परफेक्ट प्लान पूरी तरह से खराब हो गया है। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और उसने डांट बीच कर कहा, तो क्या हुआ अगर सिस्टम फेवरेबिलिटी के 5 पॉइंट काट लेता है? मेरे पास पैसे हैं ना, क्या मैं इसे वापस खरीद सकता हूँ? उसका लहजा धमकी भरा हो गया। जेम्स, बस तुम इंतजार करो, मैं लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया में तुम्हारी इज्जत खराब कर दूंगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि समय बीता और शहर में रात हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम मेंगसी के घर को देखते हैं, जहाँ जेम्स और मेंगसी दोनों घर में आ जाते हैं और जेम्स कहता है, ठीक है मेंगसी, मैं चलता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, वो मुड़ी और बिना किसी चेतावनी के जेम्स को किस कर लेती है। अचानक हुए इस काम से हैरान होकर जेम्स 1 सेकंड के लिए जम गया। जब वो और करीब आई, उसके हाथ मुलायम और कांप रहे थे। जब उसने ऊपर बढ़कर धीरे से उसके चेहरे को सहलाया, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खुद अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसके सामने खड़ी होकर उसने जेम्स की आंखों में देखा और कहा, आज रात मत जाओ। हालांकि जेम्स साफ तौर पर प्रभावित था। उसने जल्दी से एक जैकेट पकड़ी और उसके कंधों पर डाल दी और बोला कि तुम क्या कर रही हो। वहीं ये सुनकर मेंगसी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने घबराकर जवाब दिया कि मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। जिस पर जेम्स ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और हल्की सी मुस्कान दी, पागल, मैंने तुम्हारी मदद शुक्रिया के लिए नहीं की। जिस पर मेंगसी ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थी। उसने कहा कि मुझे पता है, लेकिन मैं बस। जिस पर जेम्स उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि अच्छी बनो, तुम नशे में हो, ठंड लगने से पहले कपड़े पहन लो। लेकिन सुनने के बजाय मेंगसी ने उसे एक और किस किया। ये पहले से भी ज्यादा जोशीला था। वहीं जेम्स थोड़ा हिचकिचाया और साफ तौर पर अपने संयम से लड़ रहा था और उस पल वो भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली और उसे अपने करीब खींच लिया। फिर अचानक उसे एक एहसास हुआ और अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने सोचा, 1 सेकंड रुको, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या यहाँ मुझे ही सब कुछ कंट्रोल नहीं करना था? उफ, अगर मैं अब पीछे हट गया तो क्या मैं खुद को आदमी कह पाऊंगा? इससे पहले कि वो कुछ तय कर पाता, मेंगसी ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और खुद आगे बढ़ गई। वहां लेटे हुए जेम्स उसे घूर रहा था। उसके गालों में गर्मी महसूस हो रही थी। उसने पहली पहल की थी। अजीब तरह से ये काफी हॉट था। जैसे ही मेंगसी ने धीरे धीरे उसके कपड़े उतारना शुरू किया, उसने फुसफुसाया, हिलो मत, मुझे खुद करने दो। वहीं जेम्स ने लाल चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी मुस्कान शांत और मजेदार थी। जेम्स ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। इस बीच वहां से कुछ ही दूरी पर एक दूसरी बिल्डिंग में 2 लोग खिड़की के पास ड्रिंक्स पीते हुए और बातें करते हुए मजे कर रहे थे। लेकिन उनकी जगह से खुले पर्दों के बीच से जेम्स और मेंगसी का इंटीमेट सीन हल्का हल्का दिख रहा था। वहीं अगले दिन म्याऊ मीडिया ऑफिस बिल्डिंग के अंदर रिया स्ट्रीमर ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठी थी। वो अपने कंप्यूटर के सामने खुद को मोटिवेट कर रही थी, ये कहकर कि रिया, तुम ये कर सकती हो। वहीं गांववैन आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ टहलते हुए आई और बोली, घबराओ मत, मैंने पिछले 2 दिनों में शियू के सभी लाइव स्ट्रीम क्लिप्स देखे हैं। जब गाने और डांस की बात आती है तो तुम भी उतनी ही अच्छी हो जितनी वो है, और लुक्स के मामले में तुम उससे बेहतर हो। ये सुनकर रिया ने तुरंत नए आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, ठीक है, मैं कंपनी को निराश नहीं करूंगी। एक हिम्मत बढ़ाने वाली मुस्कान के साथ गांववैन ने अपना हाथ उठाया और कहा, जीतना या हारना सब एक अनुभव है, तुम बस अपना बेस्ट करो, आराम करो और अपना सबसे अच्छा रूप दिखाओ। जिस पर रिया ने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा कि मैं समझ गई। इस बीच गांववैन सीधे जेम्स के ऑफिस में गई। जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा कि जेम्स पहले से ही उत्साह से मुस्कुरा रहा था। क्या शेड्यूल तय हो गया है? जेम्स ने उत्सुकता से पूछा। जिस पर गांववैन ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी और जवाब दिया, अब से 2 दिन बाद की फ्लाइट है, 5 स्टार होटल और बिजनेस कार, सब कंफर्म हो गया है। जिस पर जेम्स ने बस इतना कहा, अच्छा। फिर अपने डेस्क की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पल के लिए कंप्यूटर के पास आओ।
वहीं गाओ वैन चलकर आई और उसने उसे डेटा और स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट से भरी स्क्रीन दिखाई। तुम्हें क्या लगता है कि हमें शियू को कैसे हराना चाहिए? वहीं ये सुनकर वो थोड़ी हैरान होकर स्क्रीन को देखने लगी। गाओ वैन कहती है उसे हराना है, जिस पर जेम्स मुस्कुराया और बोला उसने पहले बार में तुम्हें टारगेट किया था और अब वो डुओ जिन के साथ पीके करना चाहती है। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। जिस पर गाओ वैन ने कहा मैं समझ गई हूँ, और फिर अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा शुई जैसी औरतें सिर्फ दो चीज़ों के आगे झुकती हैं, ठंडा कैश और हावी होने का रोमांच। सीधे शब्दों में कहें तो उसे अमीर और हावी मर्द पसंद है, खासकर ऐसे मर्द जो उसे पूरी तरह से काबू में कर सके। वहीं अभी भी मुस्कुराते हुए जेम्स मन ही मन सोचने लगा कि पैसा तो आसान हिस्सा है, बस उसे उड़ा दो, जितना ज़्यादा दिखावटी उतना अच्छा। लेकिन दबंग बनने की एक्टिंग करते हुए उसने उंगली से अपनी नाक रगड़ी और इस आइडिया पर सोचने लगा कि मैं इतना नेक और शांत स्वभाव का जेंटलमैन हूँ, क्या दबंग बनने की एक्टिंग करना मेरे कैरेक्टर से बिल्कुल अलग नहीं होगा? लेकिन इससे पहले कि वो सोच में डूब जाता, गाओ वेन ने अपने फोन की तरफ देखा और जल्दी से कहा पीके 2 मिनट में शुरू हो रहा है। जिस पर जेम्स ने कहा ठीक है। इस बीच दूसरे स्टूडियो रूम में रिया ने गहरी सांस ली। उसने स्क्रीन पर टैप किया, अब मैं लाइव जा रही हूँ। फिर शरारती मुस्कान के साथ कैमरे की तरफ आंख मारी। गुड इवनिंग दोस्तों, जिसका लंबे समय से इंतजार था वो पीके आखिरकार आ गया है। आज रात आप कौन से टैलेंट देखना चाहते हैं? गाना, डांस, या उसने शरारती अंदाज में एक चक्कर लगाया और आत्मविश्वास से अपना फिगर दिखाते हुए कुछ और ज्यादा मसालेदार चीजें देखना चाहते हो? उसी समय एक अलग कमरे में कॉम्पिटिटर कंपनी की शुई अपने लाइव स्ट्रीम के लिए तैयार खड़ी थी। उसने तिरछी नजर से लियांग को देखा, उसे ध्यान से देखते हुए जैसे वो उसे कुछ इशारा कर रहा हो। वहीं शियू अपने मन में कहती है कि आज रात बॉस लियांग के बारे में कुछ तो अजीब लग रहा है। फिर भी उसने जबरदस्ती खुश होने का भाव बनाया, लियांग को ओके का साइन दिखाया और लाइव स्ट्रीम बटन दबा दिया। हाय दोस्तों, आपकी शुई बिल्कुल सही समय पर ऑनलाइन है। मैंने आज स्ट्रीम में सभी के लिए बहुत सारे सरप्राइज तैयार किए हैं। वहीं अपनी स्क्रीन पर सब कुछ होते देखकर जेम्स ने अपनी आंखें छोटी कर ली। पैसा और दबंग मर्द, अब असली पैसे की ताकत दिखाने का समय आ गया है। बिना किसी झिझक के उसने लाइव स्ट्रीम में गिफ्ट बरसाने शुरू कर दिए। अपने फोन को देखते हुए उसकी रणनीति उसके विचारों में चल रही थी। शुरुआत मीठी करो, फिर जोरदार हमला करो, चलो इसे खत्म करते हैं। इस बीच शुई ने अपने अकाउंट पर अचानक आए गिफ्ट्स की बाढ़ देखी। उसके चेहरे के भाव हैरानी वाले हो गए। क्या ये सच में बॉस लियांग है? नहीं, ये यूजर नेम अलग है, कुछ तो गड़बड़ है। शुई लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी तो उसकी स्क्रीन जल्दी से दर्शकों की एक्टिविटी से भर गई। मैसेज लगातार आ रहे थे कि ये नया टॉप सपोर्टर सच में सीरियस है। उसने वार्म अप खत्म होने से पहले ही नंबर 1 जगह लेने पर एक गाना बजाया। लोग अपने छोटे मोटे योगदान के बारे में मजाक कर रहे थे और डोनेशन की रकम की तुलना कर रहे थे और कमेंट्स के लिए उसे डांस करने के लिए चिढ़ा रहे थे। वो सपोर्ट से अभिभूत महसूस कर रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। उसने शब्दों के बजाय अपने कामों से जवाब देने का फैसला किया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बनी रही क्योंकि वो चुपचाप सोच रही थी कि क्या ये नया टॉप सपोर्टर सच में सीरियस है। उसने अपना फोन उठाया और डांस करना शुरू कर दिया। उसके मूव्स आरामदेह और लयबद्ध थे जो म्यूजिक के फ्लो से मेल खा रहे थे। जैसे जैसे डांस जारी रहा, दर्शक और ज्यादा जुड़ते गए और चैट और भी तेजी से बढ़ने लगी। नए कमेंट्स उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए आते हैं और बड़े डोनर द्वारा बनाए गए एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं। स्ट्रीम का माहौल लाइव हो जाता है। दर्शक आपस में मजाक करते हैं और साथ ही उसके डांस पर भी ध्यान देते हैं। स्क्रीन पर अचानक एक बड़ा रॉकेट बोनस दिखाई देता है। इसे देखकर शुई कॉन्फिडेंट और खुश महसूस करती है। उसे लगता है कि सेशन अच्छे से चल रहा है। वो भेजने वाले की यूजर आईडी पर ध्यान देती है और सोचती है कि उन्हें कैसे एड्रेस किया जाए। जैसे ही वो एक क्यूट पोज देती है, चैट में और भी मिले जुले रिएक्शन आने लगते हैं। कुछ दर्शक उसके चार्म की तारीफ करते हैं और दूसरे लोग स्टाइल की आलोचना करते हैं, जबकि कुछ लोग बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं। वहीं शुई अपना संयम बनाए रखती है और कमेंट्स को अपने मूड पर हावी हुए बिना स्ट्रीम जारी रखती है। लेकिन तभी एक और रॉकेट बोनस आता है। इसे देखकर शुई के विचार कुछ देर के लिए उन महंगी चीजों की ओर चले जाते हैं जिन्हें वो खरीद सकती थी और उसकी मुस्कान सच्ची खुशी से खिल उठती है। वो कैमरे की ओर हाथों से दिल बनाती है और आई कांटेक्ट बनाए रखती है। और भी सपोर्टिव कमेंट्स आते हैं, साथ ही एक अलग गाने की रिक्वेस्ट भी आती है। वो चंचल अंदाज में आंख मारकर रिक्वेस्ट को मान लेती है। आसानी से ट्रांजिशन करके वो अपने दर्शकों का मनोरंजन करना जारी रखती है। शुई का मैसेज मिलने पर जेम्स खुद ही मुस्कुराता है और उसके इस एक्शन से साफ तौर पर खुश होता है। उसी तरह जवाब देने का विचार उसे बिना किसी हिचकिचाहट के उसका साथ देते रहने का पक्का इरादा दिलाता है। कुछ ही देर बाद एक नया नोटिफिकेशन उसका ध्यान खींचता है जो चल रहे कंपटीशन के पैमाने का संकेत देता है और उसे जल्दी से काम करने के लिए प्रेरित करता है। जेम्स को एहसास होता है कि समय कम है। वहीं सीन बदलता है और हम जेम्स को एक साथ कई फोन पर लाइव स्ट्रीम देखते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि इन सब फोनों में रिया की लाइव चल रही होती है और इसके बाद में जेम्स एक्शन लेने के लिए हाथ उठाता है और एक के बाद एक गिफ्ट्स रिया को भेजता जाता है। वो कंटिन्यू गिफ्ट्स भेजता जाता है जो हिचकिचाहट के बजाय फोकस से प्रेरित होती है। जैसे ही ये प्रक्रिया खत्म होती है, वो राहत की सांस लेता है और लगातार टैप करने से लाल हो चुकी अपनी उंगलियों को हल्के से हिलाता है। वो इस बात से संतुष्ट था कि उसने जो चाहा था वो पूरा कर लिया है। वहीं लाइव स्ट्रीम पर रिया बोनस की भारी बाढ़ पर रिएक्ट करती है। उसका चेहरा खिला हुआ और प्यारा है। पसीने की बूंदें बन रही हैं क्योंकि एक्साइटमेंट और मेहनत मिल रही है। वो अपना ध्यान वापस दर्शकों की ओर करती है और उनके रिएक्शन का इंतजार करती है। स्क्रीन जल्दी से फिर से भीड़-भाड़ वाली हो जाती है, इस बार दर्शकों के रिएक्शन से, जो डिस्प्ले पर छाए हुए ज्यादा बोनस पर रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग रोमांचित हैं, दूसरे इस बात से निराश हैं कि विजुअल्स ब्लॉक हो गए हैं और कुछ लोग कंपटीशन की एक्साइटमेंट में आ गए हैं। माहौल शोरगुल वाला और अराजक हो जाता है। वहीं ये रिएक्शन देखकर जेम्स को थोड़ी झुंझलाहट होती है। ये देखकर हैरान
होता है कि उसके सपोर्ट से तारीफ के बजाय शिकायतें मिली हैं। लेकिन तभी एक सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन आती है और ये इस बार लगातार खर्च के दबाव की ओर ध्यान दिलाता है और रकम को और भी बढ़ा देता है। इसका पैमाना अविश्वसनीय लगता है। दूसरी जगह रिया लाइव स्ट्रीम को सदमे में देखती है और मिल रहे बोनस की रकम देखकर हैरान है और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही है। वो खुद भी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो अपने फोन को घूर रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ शुई इन सब चीजों की वजह से शॉक हो जाती है। वहीं नए कमेंट्स आते रहते हैं जो टॉप सपोर्टर की पहचान पर सवाल उठा रहे हैं और इतने बड़े खर्च के सोर्स के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं। शुई अपना पर्सनल फोन चेक करती है और देखती है कि उसने जो मैसेज पहले भेजा था वो बिना किसी जवाब के डिलीट हो गया है। थोड़ी देर रुकने के बाद वो लाइव स्ट्रीम की तरफ मुड़ती है और कैजुअली हाथ हिलाकर कपड़े बदलने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। वो तेजी से सीईओ के कमरे की तरफ बढ़ती है और उसके मन में चिंता भर जाती है, खासकर इस बात की कि लियांग ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। सीन लियांग के ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां वो अपने फोन को घूर रहा होता है। स्क्रीन पर लिखे नंबर देखकर वो साफ तौर पर हिल जाता है। टेंशन बढ़ने से उसे पसीना आने लगता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि विरोधी सपोर्टर के पास इतने ज्यादा रिसोर्स कैसे हो सकते हैं। वहीं शुई गुस्से से दरवाजा खोलती है और चिल्लाते हुए कहती है कि लियांग, हम हारने वाले हैं। वहीं ये सुनकर लियांग का चेहरा थोड़ा अजीब और कंफ्यूज हो जाता है। वहीं शुई कहती है कि तुम जल्दी से रिचार्ज करो और उन लोगों को क्रश कर दो, और इससे आगे क्या होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। जिस पर लियांग कहता है, क्या तुम्हें पता है कि उन लोगों ने कितना पैसा खर्च किया है? लेकिन उसी पल लियांग को एक नया अपडेट मिला जिससे पता चला कि शुई की लोकप्रियता अचानक कम हो गई है और इसकी वजह से तनाव तुरंत बढ़ गया। लियांग अचानक अपनी कुर्सी से उठा। उसके रिएक्शन में घबराहट साफ दिख रही थी क्योंकि वो हालात और बिगड़ने से पहले उसे रोकना चाहता था। लियांग गंभीर चेहरे के साथ कहा कि वो लगातार गिफ्ट भेज रहा है, फिर भी सामने वाले टॉप स्पेंडर की हाथ की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। जिस पर शुई ने शांति से सुना और आराम से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब तक हम हारते नहीं हैं तब तक धीमा होना ठीक है। जिससे लियांग का तनाव और ज्यादा साफ हो गया। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। उसने सोचा कि उसके पास शुरुआत में सिर्फ 200 मिलियन ही है और वो सिर्फ अपने मौजूदा टारगेट पर ही खर्च कर सकता है, जिससे दबाव असहनीय हो गया था। जब शुई ऑफिस से निकली तो वो हल्की मुस्कान के साथ पीछे मुड़ी और उसे अकेले ही हालात संभालने के लिए छोड़ दिया, जिस पर लियांग ने जवाब में जबरदस्ती हंसा। उसके जाने के बाद लियांग की निराशा सामने आई। उसके मन में गुस्सा भर गया जब उसे एहसास हुआ कि वो पहले ही 50 मिलियन युआन खर्च कर चुका है और ये तो बस शुरुआत है। कैशबैक अभी तक आया भी नहीं था और उसकी परसेंटेज पहले ही काफी कम हो गई थी। उसे लगा कि वो फंस गया है, ये जानते हुए कि शुई उसका पहला टारगेट है और नाकामयाबी का मतलब होगा कि उसके शुरुआती पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद गहरी सांस लेकर लियांग ने खुद को संभाला और अपने फोन को घूरते हुए उसने किसी भी कीमत पर हालात को पलटने का फैसला किया। नए जोश के साथ उसने पूरी तरह से खुद को झोंक दिया और तेजी से बोनस ऑप्शन पर टैप करना शुरू कर दिया और शुई को लगातार कई इनाम भेजे। उसी समय हीरो हल्की मुस्कान के साथ लाइव स्ट्रीम देख रहा था, ये देखते हुए कि सामने वाली टीम ने अपनी कोशिशें बढ़ा दी हैं। अपने लिए इंतजार कर रही दूसरी योजनाओं को याद करते हुए उसने तय किया कि जटिल रणनीतियों की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय उसने एक ही निर्णायक कदम में सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। जेम्स ने तुरंत फिर से कई स्क्रीन पर टैप करना शुरू कर दिया। बिना किसी झिझक के बोनस भेजने में अपनी पूरी कोशिश लगा दी। जैसे ही बोनस भेजना खत्म हुआ उसके लिए कई नोटिफिकेशन आने लगे, जिससे पता चला कि इनाम लगातार एक के बाद एक बिना रुके प्रोसेस हो रहे हैं। वहीं कंपनी में वापस लियांग इस जबरदस्त जवाबी हमले से हैरान रह गया। इतनी बड़ी संख्या देखकर वो दंग रह गया और उसका फोन उसके हाथ से फिसल गया क्योंकि उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था। वो चिंता में अपना सिर पकड़कर फर्श पर गिर जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सामने कुछ अवास्तविक हो रहा है। ऑफिस के बाहर कर्मचारी उसकी हालत देखते हैं और अचानक हुए इस गुस्से से हैरान होकर आपस में फुसफुसाते हैं। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, शुई वहां आ जाती है और कहती है कि हम हार गए। वो लियांग के ऑफिस में जाती है और उसे बताती है कि उनके सभी टॉप रैंक वाले गिफ्टर दूसरी तरफ चले गए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? जिससे लियांग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और तुरंत जवाब नहीं दे पाता है। और एक नोटिफिकेशन आता है जिससे पता चलता है कि शुई की फेवरेबिलिटी 20 पॉइंट और कम हो गई है, जिससे लियांग का धैर्य आखिरकार टूट जाता है। जैसे ही उसे सच्चाई का एहसास होता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी 50 मिलियन युआन और खर्च कर दिए हैं और उसके बचे हुए फंड सिर्फ 100 मिलियन रह गए हैं। अब निराशा जल्दी ही गुस्से में बदल जाती है और उसके विचार तेजी से बदलते हैं क्योंकि वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस तरह से आगे बढ़ना उसके लिए बेकार है, क्योंकि शुई अब उसे कोशिश करने लायक नहीं लगती और वो इस स्थिति को छोड़ने और कोई आसान रास्ता खोजने का फैसला करता है। वो खुद को सीधा करता है और जबरदस्ती आत्मविश्वास से बोलता है कि अगर हम हार गए हैं तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिस पर शुई तुरंत साफ गुस्से में बोलती है कि उसे उसका रवैया नजरअंदाज करने वाला और गलत लगता है। अब उनके बीच तनाव बढ़ जाता है क्योंकि लियांग अपनी निराशा निकालता है। ये साफ करता है कि उसने पहले ही कितना पैसा खर्च कर दिया है और सारी जिम्मेदारी उस पर डाल देता है। उसके नजरिए से कोई भी एक स्ट्रीमर को सपोर्ट करने के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये सब बातें शुई चुपचाप सुनती है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कहती है कि वो अब सब समझ गई है और ऑफिस से बाहर जाते हुए कहती है कि मैं काम छोड़ रही हूँ। जिस पर लियांग उसके पीछे से कहता है कि तुम जा सकती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? वहीं सीन जेम्स के ऑफिस में शिफ्ट होता है। वो अपनी डेस्क पर बैठा होता है, तभी एक दस्तक से शांति भंग होती है। गाओ वेन मुस्कुराते हुए अंदर आती है और खबर लाता है कि शुई ने नौकरी छोड़ दी है। ये जानकारी जेम्स को मजेदार लगती है और हालांकि उसे उसके इस्तीफे की उम्मीद थी, लेकिन उसे इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद वो उसे अपने पास लाने और उसे तुम्हारे नीचे रखने का फैसला करता है।
जिस पर गाओ वैन कहती है कि शुई की मुश्किल पर्सनालिटी एरोगेंट है और ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है। जेम्स बात पर ध्यान देता है और जोर देकर कहता है कि उसे सुरक्षित करना सबसे पहले है और बाकी मामले बाद में होंगे। उसके कॉन्फिडेंस से आश्वस्त होकर गाओ वैन मान जाती है और उसके फैसले पर भरोसा करके चुपचाप चली जाती है। फिर से अकेला होकर जेम्स अपना फोन निकालता है और जैसे ही वो स्क्रीन देखता है वो शुई को एक छोटा सा गिफ्ट भेजता है, साथ ही एक मैसेज भी भेजता है ताकि स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए। लेकिन तुरंत ही एक और नोटिफिकेशन आता है जो उसके टाइमिंग और इरादे पर रिएक्ट करता है कि होस्ट जख्म पर नमक लगाने में बहुत अच्छा है, और जेम्स चिढ़कर तेजी से जवाब देता है। सिस्टम के बर्ताव और खर्च और रिटर्न के बीच असंतुलन की शिकायत करता है। दूसरी तरफ शुई लिफ्ट के अंदर खड़ी है, उसका गुस्सा उबल रहा है। वो गुस्से में खुद से बड़बड़ाती है, जो कुछ भी हुआ है वो उससे अभी भी परेशान है। जब वो अपना फोन चेक करती है तो उसका चेहरा अचानक बदल जाता है क्योंकि हीरो का एक मैसेज एक गिफ्ट के साथ आता है। ये देखकर उसका गुस्सा कम हो जाता है और वो खुद को याद दिलाती है कि बहुत ठंडा जवाब ना दे। थोड़ी देर बाद एक और मैसेज आता है जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो भेजने वाले की पहचान का अंदाजा लगाने की कोशिश करती है। कुछ ही देर बाद एक नया मैसेज सब कुछ साफ कर देता है जिससे पता चलता है कि मैसेज भेजने वाला जेम्स है जो डुओजिन ग्रुप का बॉस है। ये एहसास उसे जोर का झटका देता है। उसे शौक लगता है और डर और अविश्वास से उसका शरीर अकड़ जाता है। उसके मन में सवालों की बाढ़ आ जाती है, खास करके उसके स्टेटस का कोई व्यक्ति उसे इतने ज्यादा गिफ्ट्स क्यों भेजेगा। इस बीच जेम्स अपने फोन पर ध्यान देते हुए अपने ऑफिस से निकलता है और चलते हुए वो उसे एक और मैसेज भेजता है। उसे बताता है कि उसने गैंसिंग रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट कमरा रिजर्व किया है और उसे साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। जैसे ही शुई लिफ्ट से बाहर निकलती है उसके चेहरे पर निराशा बनी रहती है और उसके विचारों में चिड़चिड़ापन रहता है क्योंकि वो सोचती है कि ये वहीं क्यों होना चाहिए था। वहीं सीन शहर के ट्रैफिक में बदल जाता है और थोड़ी देर बाद सीन फिर से डोम रेस्टोरेंट में बदल जाता है। वहां पहुंचने पर शुई एंट्रेंस पर थोड़ी देर रुकती है और अंदर झांकती है जहां उसे एक जानी पहचानी शक्ल खड़ी दिखती है। उसे एहसास होता है जब वो चुपचाप उसे सीईओ जेम्स के रूप में पहचानती है। जब वो अंदर जाती है तो हीरो शांत मुस्कान के साथ उसका स्वागत करता है। उससे ऐसे बात करता है जैसे वे पहले से एक दूसरे को जानते हों। वो उसे ध्यान से देखती है और कंफ्यूजन साफ दिख रही है। उसे बार में गाओ वैन के साथ पिछली मुलाकात याद आती है और आखिरकार वो सारी कड़ियों को जोड़ पाती है कि तुम तो वही सुपर चैट वाले लेजेंडरी बॉस हो। जिस पर जेम्स सुझाव देता है कि वे बैठें और बात करें और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में एक वेटर वाइन की बोतल लेकर आता है। जब वो हीरो को देखती है तो उसे एहसास होता है कि गाओ वैन को टॉप पर पहुंचने में मदद करने वाला रहस्यमयी स्पॉन्सर कोई और नहीं बल्कि वही था। उसका जवाब छोटा और सीधा होता है। वेटर उनके गिलासों में वाइन डालता है और चुपचाप चला जाता है। अपनी निराशा को दबाते हुए शुई उसे साफ तौर पर नाराजगी से देखती है, कहते हुए कि अब उसे समझ में आया कि वो गाओ वैन से आगे क्यों नहीं निकल पाई, खासकर जब उसके जैसा कोई उसे सपोर्ट कर रहा हो और बार बार मौके मिलने पर भी नतीजा नहीं बदल रहा था। वहीं ये सुनकर जेम्स शांति से जवाब देता है, कहते हुए कि वो उसका दोस्त भी हो सकता है। वो अपना गिलास उठाती है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, ये बताते हुए कि वो और गाओ वैन पक्के दुश्मन हैं। शुई सवाल करती है कि अगर वो उसके साथ शामिल होता है तो क्या उसे दोनों तरफ से नापसंद किए जाने की चिंता नहीं है, जिस पर जेम्स हल्की मुस्कान के साथ समझाता है कि एक बार जब वो डुओजिन में शामिल हो जाएगी तो उसके और गांव के बीच कोई मुकाबला नहीं रहेगा क्योंकि वे सहकर्मी बन जाएंगे। इस बात से शुई साफ तौर पर हैरान हो जाती है, जिससे वो सवाल करती है कि उसका असली मतलब क्या है। अपनी कुर्सी से खड़े होकर जेम्स सीधा बात करने का फैसला करता है। तुम अपनी पिछली कंपनी से रिजाइन कर चुकी हो और किसी और को उसे रिक्रूट करने देने के बजाय मैंने खुद पहली मूव चलने के बारे में सोचा। और जेम्स उसे उसकी साइनिंग फीस खुद तय करने की आज़ादी देता है और इस बात पर जोर देता है कि पैसा कोई चिंता की बात नहीं है, जिस पर शुई हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, शोहरत और मुनाफे के स्वभाव से, कि ऐसी दुनिया में सच्ची दोस्ती नहीं होती। वो सवाल करती है कि क्या उसके इरादे सच्चे हैं या वो गाओ वैन की तरफ से सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा है। उसके मन में गुस्सा आता है क्योंकि वो खुद को ऐसी इंसान नहीं मानती जिस पर हंसा जाए, जिस पर जेम्स उसी शांत मुस्कान के साथ जवाब देता है, बिना किसी झिझक के उस बात को मान लेता है जिसका वो इशारा कर रही थी। वहीं ये देखकर शुई चेहरे पर पसीना आ जाता है और उसे झटका लगता है और उसके विचार तेजी से घूमने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ 10 मिलियन मांगने का प्लान बनाया था, लेकिन दी गई रकम पूरे 100 मिलियन थी। ये रकम बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि ये उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन साथ ही ये यकीनन लुभावनी भी है। उसे लगता है कि वो सच में इतनी कीमत के लायक है। वहीं जेम्स को भी थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि सीधे मुद्दे पर आने से उसका बहुत सारा समय और बेवजह की बातचीत बच गई। वो उसे आसान, आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ देखता है और शांति से बिजनेस की दुनिया के बारे में अपना नजरिया बताता है। उसकी नज़र में रिश्ते अक्सर कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें शामिल फायदे बहुत छोटे होते हैं। जब दांव बड़ा होता है तो लोग स्वाभाविक रूप से करीब आ जाते हैं। वो साफ करता है कि वो चाहता है कि वो उसके साथ खड़ी हो। थोड़ी देर रुकने के बाद वो आखिरकार जवाब देती है, ये मानते हुए कि उसका तर्क गलत नहीं है। वो उसके जवाब का इंतजार करता है और ध्यान से उसकी प्रतिक्रिया देखता है। उसके चेहरे पर फैल रही हल्की लालिमा को नोटिस करता है। उसे लगता है कि वो सहमत होने वाली है और वो थोड़ा और जोर देने का फैसला करता है। वो झुकता है और अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है और बिना किसी झिझक के कहता है कि उसके पास इतना पैसा है जितना वो सोच भी नहीं सकती और वो सच में ये पैसा उस पर खर्च करना चाहता है। ये शब्द शुई को पूरी तरह से चौंका देते हैं। वो हैरान रह जाती है कि ये शब्द कितने असरदार हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उस पल से घबराकर वो अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश करती है। उसके विचार बिखरे हुए थे।
खड़े होने के बाद अभी भी साफ तौर पर उलझन में वो बताती है कि वो डुओ जिन में शामिल होने की कोशिश करने को तैयार है, हालांकि वो हमेशा के लिए रहने का वादा नहीं कर सकती। जिस पर जेम्स उसे शांति से भरोसा दिलाता है और ये साफ करते हुए कि वो बंधी या सीमित नहीं होगी। उसकी नज़र में आज़ादी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए साइन करने की ज़रूरत हो। वहीं जेम्स की बातें सुनकर शुई को जेम्स का रवैया थोड़ा हैरान कर देता है। वो उसकी दौलत और असर के बारे में बात करती है, जबकि जेम्स एक आसान फिलॉसफी के साथ जवाब देता है कि पैसा तभी कमाया जा सकता है जब पता हो कि उसे कैसे खर्च करना है, और पार्टनर के साथ कंजूसी करने से सिर्फ अपनी ही तरक्की रुकती है। धीरे धीरे वो आराम करती है और वापस बैठ जाती है। इसके तुरंत बाद दोनों खड़े हो जाते हैं और बातचीत अपने स्वाभाविक नतीजे पर पहुंचती है। वो उम्मीद जताता है कि उनका सहयोग सफल होगा और वो भी यही भावना जताती है। साथ मिलकर आगे बढ़ने पर सहमत होती है। जब जेम्स जाता है तो उसे संतोष महसूस होता है। आज जो प्रगति हुई है वो काफी ज्यादा लगती है। फिर सीन लियांग के ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है। वो अपनी कुर्सी पर झुका हुआ बैठा है, निराशा में अपना सिर पकड़े हुए। ऐसा लगता है जैसे उसके चारों ओर सब कुछ ढह रहा है। उसके प्रयास विफल हो गए हैं, उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं और स्थिति हर मिनट बदतर होती जा रही है। जैसे जैसे उस पर जल्दी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ता जाता है, घबराहट बढ़ती जाती है। वो निराशा में गुस्सा करता है और खुद को फंसा हुआ और अपनी सीमाओं से परे धकेला हुआ महसूस करता है। जब परिणाम साफ तौर पर सामने आते हैं तो डर गुस्से की जगह ले लेता है। ये एहसास कि अब असली पैसा दांव पर लगा है, ये उसे अंदर तक कंपा देता है। डरा हुआ और गुस्से में वो अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता है। उसे यकीन था कि ये रास्ता उसे सीधे बर्बादी की ओर ले जा रहा है। उसके मन में कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया और ये तय करके कि सब कुछ उसके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर निकलने से पहले वो पलटवार करेगा। वहीं सीन मैंगशी के स्टूडियो में शिफ्ट होता है, जहां वो फोटोशूट के लिए बैठी है। उसने हल्के से अपने हाथ में गुब्बारा पकड़ा हुआ है और कैमरे के अलग अलग एंगल से फोटो खींचने पर वो अपना पोज ठीक कर रही है। माहौल प्रोफेशनल और फोकस्ड है। बैकग्राउंड में लगातार पैसे क्रेडिट होते रहते हैं। छोटी लेकिन लगातार रकम बिना किसी रुकावट के जमा हो रही है। अपने ऑफिस में वापस आकर जेम्स अपने फोन पर देखता है और चुपचाप उसकी कमाई की रफ्तार के बारे में सोचता है। पैसे कमाने का उसका तरीका ध्यान खींचने वाला है, फिर भी उसे लगता है कि इसमें अभी भी कुछ कमी है। वो तय करता है कि जब वो अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आएगा तो उसे तरक्की में तेजी लाने के लिए ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट पर रखा जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद जेम्स को एक और अपडेट मिलता है, जिससे ये पक्का हो जाता है कि उसे अपने रिसोर्स का सही इस्तेमाल करना आ गया है। वो बिना ज्यादा रिएक्शन दिए इसे मान लेता है। ऑफिस में उसके साथ मौजूद गाओवेन उसकी चुप्पी को नोटिस करती है और उसके चेहरे पर जिज्ञासा झलकती है। जब वे एक साथ बाहर निकलते हैं तो जेम्स कैजुअली बताता है कि वो ज्यादा इनकम कमाने के तरीकों के बारे में सोच रहा है। वहीं अंदर ही अंदर उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि भरी मुस्कान आती है। ऐसा लगता है कि अप्रत्याशित फायदे स्वाभाविक रूप से उसके पीछे पीछे आते हैं, जिस पर गाओवेन उसे याद दिलाती है कि ऐसे फायदे आमतौर पर भारी खर्च के साथ आते हैं, लेकिन वो बेफिक्र रहता है। उसे पक्का यकीन है कि ज्यादा खर्च से ज्यादा रिटर्न मिलता है। सीन वापस स्टूडियो में शिफ्ट होता है, जहां मैंगशी का फोटोशूट जारी है। एक कर्मचारी फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके पास आता है और बताता है कि बाहर किसी ने उन्हें डिलीवर करने के लिए कहा था, जिस पर मैंगशी कुछ देर के लिए हैरान रह जाती है। उसे जल्दी ही पहचान हो जाती है और उसका चेहरा नरम पड़ जाता है, क्योंकि वो इस इशारे को किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ती है जिसके बारे में वो पहले से सोच रही थी। ये मानकर कि वो स्थिति समझ गई है, वो स्टाफ को अपना सामान पैक करने का निर्देश देती है ताकि वो बाहर जा सके, जिस पर कर्मचारी सम्मानपूर्वक जवाब देता है और तैयारी शुरू कर देता है। जैसे ही मैंगशी बाहर निकलने की ओर बढ़ती है, वो बीच रास्ते में रुक जाती है। जब वो देखती है कि कोई पहले से ही बाहर खड़ा है तो उसके शब्द अधूरे रह जाते हैं। मैंगशी रूम से बाहर जाती है और उस पर्सन को देखकर अपने मन में कहती है कि ये पर्सन थोड़ा पतला और छोटा क्यों लग रहा है। और जैसे ही वो पर्सन खुद को सीधा करता है, वो अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखती है और महसूस करती है कि ये वो नहीं है जिसकी उसे उम्मीद थी, तो उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। तुरंत ही उलझन और बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि कोई अजनबी उसे अजीब सी मुस्कान के साथ क्यों घूर रहा है और क्या उसके इरादे गलत हैं। वहीं लियांग उसके पास आता है और उसे ग्रीट करता है। अचानक पास आने से मैंगशी घबरा जाती है और उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि वो ये समझने की कोशिश करती है कि वो इतनी आसानी से सीधे उसकी तरफ क्यों आया है। गंभीर अंदाज में लियांग पीले गुलाबों की बात करता है कि क्या आपको फूल पसंद आए। वहीं मैंगशी अजीब चेहरा बनाते हुए कहती है कि क्या ये फूल सच में उसी ने भेजे थे, जिस पर लियांग अपना कारण बताता है, ये बताते हुए कि उसने अक्सर उसकी ऑनलाइन तस्वीरों में पीले गुलाब देखे थे और मान लिया था कि वे उसके पसंदीदा हैं। लगभग तभी उसका सिस्टम उसके सामने आता है और बताता है मैंगशी की फेवरेबिलिटी 20% से कम हो गई है। वहीं ये देखकर लियांग को निराशा हो जाती है और ये समझ नहीं पाता कि उसके प्रति उसका रवैया अचानक इतना खराब क्यों हो गया। वहीं बेचैनी महसूस करते हुए मैंगशी गुलदस्ता वापस दे देती है, ये साफ करते हुए कि वो बिना किसी कारण के तोहफे स्वीकार नहीं करती, जिस पर लियांग शांति से जवाब देता है और मामले को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्थिति और खराब हो जाती है। उसकी उलझन बढ़ जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि चीजें उसके इरादे के बिल्कुल उलट हो रही हैं। और खुद को संभालते हुए मैंगशी सीधे पूछती है कि वो क्या बात करना चाहता है, ये मानते हुए कि ये काम से जुड़ी हुई बात होगी, जिस पर दबाव में लियांग ने दोस्त बनने का अपना इरादा बता देता है और अपने मन में ये मानते हुए कि उसके शब्द संयमित और सही हैं। लेकिन तभी सिस्टम बताता है कि मैंगशी की फेवरेबिलिटी 30% कम हो गई है। वहीं ये देखकर डर उस पर हावी हो जाता है, क्योंकि स्थिति और भी बेकाबू हो जाती है, जिससे वो परेशान हो जाता है और ये समझ नहीं पाता कि हर कोशिश से चीजें और खराब क्यों हो रही हैं।
जिस पर मैंगशी सहानुभूति से जवाब देती है, लेकिन मजबूती से एक सीमा तय करती है, ये समझाते हुए कि उसका ऐसा कोई रिश्ता बनाने का इरादा नहीं है और वो दूरी बनाए रखना पसंद करती है। इसके साथ ही वो अपने काम पर लौटने की तैयारी करती है। जब वो चली जाती है तो लियांग बस देखता रह जाता है। उसके विचारों में उलझन, पछतावा और लाचारी भर जाती है। ज्यादा कुछ कहे बिना भी उसे ऐसा लगता है जैसे उससे सब कुछ छीन लिया गया हो। अकेला छोड़कर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और खुद को यकीन दिलाता है कि उसके मना करने का मतलब है कि उसकी जिंदगी में पहले से ही कोई है जिसे वो पसंद करती है। लियांग पर निराशा हावी हो जाती है क्योंकि वो खुद को दोषी ठहराता है कि उसने काफी पैसे खर्च नहीं किए। तभी सिस्टम सामने आता है और बताता है कि अब करंट फेवरेबिलिटी को जोड़ दिया गया है और अब करंट फेवरेबिलिटी -75 से -90% हो गई है। अब दबाव सहन न कर पाने के कारण वो निराशा से टूट जाता है। ये सवाल करता है कि चीजें इतनी जल्दी इतनी गलत कैसे हो गई। फिर सीन एक एयरपोर्ट पर शिफ्ट होता है जहां जेम्स एक प्लेन से उतरता है और टर्मिनल से होकर चलता है। साथ में एक शांत और संयमित गाओ वैन भी है। उनके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकती है। ड्राइवर सम्मान से दरवाजा खोलता है और शाम का शेड्यूल बताता है जिसमें आने वाले ऑक्शन, डिनर और कपड़े बदलने के लिए बुल्गारी स्वीट में रुकने का जिक्र होता है, जिस पर जेम्स हल्की मुस्कान के साथ थैंक यू बोलता है। सीन ऑक्शन हॉल बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। जैसे ही जेम्स कार से उतरकर चलता है, ड्राइवर उसे बताता है कि वो आधे घंटे पहले फिर से संपर्क करेगा, जिस पर जेम्स लापरवाही से प्रतिक्रिया करता है और इसे गैर जरूरी समझता है। वे अंदर जाते हैं और उनके पीछे थोड़ी दूरी पर काले कपड़े पहने दो आदमी चल रहे होते हैं। रिसेप्शन एरिया में पहुंचने पर एक स्टाफ मेंबर उनका विनम्रता से स्वागत करता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि उनका सामान सीधे उनके कमरे में पहुंचा दिया जाएगा, जिस पर जेम्स हल्की मुस्कान के साथ इसे स्वीकार करता है और ग्रुप लिफ्ट की ओर बढ़ता है। लिफ्ट के अंदर काले कपड़े पहने दोनों आदमी उनके साथ चलते रहते हैं। उनमें से एक, जिसके लाल बाल वाला लड़का, बताता है कि विनवान पवेलियन का जियांग ली भी ऑक्शन में मौजूद है, जिससे दूसरा आदमी साफ तौर पर हैरान हो जाता है। उनकी बातचीत गंभीर हो जाती है क्योंकि वे उसकी इज्जत के बारे में बात करते हैं। उसे गद्दार कहते हैं जिसने सांस्कृतिक कलाकृतियों को विदेश में बेच दिया। लाल बालों वाला आदमी आगे कहता है, ये समझाते हुए कि सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि जियांग ली को जो भी कलाकृति चाहिए उसे पाने का उसे अजीब सा यकीन होता है और ज्यादा अमीर बोली लगाने वालों की मौजूदगी के बावजूद वो हमेशा सफल होता है। वो आगे कहता है कि जियांग ली अपने बेरहम तरीकों के लिए जाना जाता है और चेतावनी देता है कि जो कोई भी उसे पार करने की हिम्मत करेगा उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। वो ये सलाह देकर बात खत्म करता है कि अगर वे उससे मिलें तो सावधान रहें। इस बातचीत के दौरान जेम्स उन्हें हल्की जिज्ञासा भरी नजर से देखता है और चुपचाप जानकारी लेता रहता है। एलिवेटर जल्द ही उनके फ्लोर पर पहुंच जाती है। हीरो और गाओवेन और दोनों आदमी बाहर निकलते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। गाओवेन धीरे से कहती है कि वे दोनों आदमी भी नीलामी में आए हुए लग रहे हैं और ये भी कहती है कि उनकी बातों से साफ है कि जियांग ली से निपटना आसान नहीं है, जिस पर जेम्स एक गद्दार का नाम सुनकर थोड़ी नफरत दिखाता है। उसे गुस्सा आता है और वो साफ कर देता है कि उसे गद्दारों से सबसे ज्यादा नफरत है और ऐसा इंसान जो भी चाहेगा जेम्स उसे छीन लेगा, जिस पर गाओवेन चिंता से जवाब देती है और पूछती है कि क्या ऐसे आदमी को उकसाने से बदला लेने की नौबत आ सकती है, जिस पर हीरो शांति से उसकी तरफ मुड़ता है। उसका आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाता है। वो हल्की मुस्कान के साथ साफ कर देता है कि उसे इस बात की ज्यादा चिंता है कि क्या जियांग ली उसे ढूंढने की हिम्मत भी करेगा। जेम्स मन ही मन संतुष्टि महसूस करता है और खुद को मजबूत बनाने में उसने जो मेहनत की थी वो बेकार नहीं गई और अब वो बिना किसी रोक टोक के काम कर सकता है। इससे भी जरूरी बात यह है कि उसे भरोसा है कि इस नीलामी से उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। सीन दूसरे कमरे में चला जाता है। एक बूढ़ा आदमी डेस्क के पीछे बैठा है और स्क्रीन पर हीरो को देख रहा है। उसकी नजरें शांत हैं, फिर भी हिसाब किताब लगा रही हैं जैसे जैसे वो स्थिति को देखता है। उसके लिए एक अनजान आदमी का मुकाबला करने की हिम्मत करना थोड़ा मजेदार है। एक सेक्रेटरी बिना ज्यादा कुछ बताए कमरे में आती है। वो इशारा करता है और उम्मीद करता है कि वो समझ जाएगी। वो लड़की उसकी उम्मीदों को समझती है और उसे भरोसा दिलाती है कि नीलामी में मामला समझदारी से संभाला जाएगा, जिस पर जियांग मंजूरी देता है और कहता है कि वो वहां सीधे मिलना पसंद करेगा, जिस पर वो लड़की निर्देश मान लेती है और अपना काम समझकर चली जाती है। सीन वापस लाउंज के गलियारे में आता है। गाओवेन जेम्स को बताती है कि वो कपड़े बदलने और आराम करने का प्लान कर रही है और उससे कहती है कि अगर वो बाहर जाए तो उसे बता दे, जिस पर जेम्स लापरवाही से जवाब देता है और बाथरूम की ओर चला जाता है। उसकी नजर से दूर जियांग की सेक्रेटरी कुछ दूरी से छिपी हुई उन दोनों को देख रही थी। वो ये नतीजा निकालती है कि गाओवेन सिर्फ साथ आई हुई असिस्टेंट है और तय करती है कि सिर्फ जेम्स पर ध्यान देना ही सही तरीका है। वो तेजी से आगे बढ़ती है और उस जगह से निकलती है और तेजी से सीढ़ियां उतरती है और रस्सी का इस्तेमाल करके वो एक खिड़की से बाहर निकलती है और वेंटिलेशन सिस्टम की ओर जाती है। उसका प्लान आसान और सीधा है, बिना किसी की नजर में आए पास जाना और ध्यान से देखना। वेंटिलेशन डक्ट के अंदर वो तब तक रेंगती है जब तक वो एक छोटे से छेद तक नहीं पहुंच जाती जिससे वो नीचे बाथरूम को देख सके। अंदर जेम्स खराब टॉयलेट से जूझ रहा होता है। बार बार कोशिश करने से हालात और खराब हो जाते हैं और अचानक पानी बाहर छलक जाता है, जिससे वो हैरान रह जाता है और पानी उसके चेहरे पर लगता है, जिसकी वजह से उसे तुरंत गुस्सा आता है और वो बिना सोचे समझे पानी पोंछ देता है। अपनी छिपी हुई जगह से सेक्रेटरी ये सब देखती रहती है और उसकी प्रतिक्रिया सुनकर और उसके व्यवहार को देखकर उसके मन में उलझन होती है। वो खुद से सवाल किए बिना नहीं रह पाती कि क्या उसमें कुछ मौलिक रूप से गड़बड़ है, क्योंकि उसका व्यवहार उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। जेम्स और टिश्यू लेता है और ध्यान से अपना चेहरा फिर से पोंछता है, ये पक्का करते हुए कि बची हुई नमी चली जाए। ऐसा करते समय तभी सिस्टम विंडो सामने आती है कि कोई अनजान मौजूदगी उसकी स्थिति में आ गई है और एक और सिस्टम विंडो सामने आती है जिसमें हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इस लड़की का नाम मुरोंग है और उसकी आगे 26 है।
ये देखकर जेम्स को तुरंत उलझन होती है और वो सोचता है कि इस समय कोई नया व्यक्ति अचानक क्यों शामिल होगा। समय के बारे में सोचकर उसे अजीब लगता है और एक हल्की सी शर्मिंदगी वाली मुस्कान आती है, क्योंकि वो सोचता है कि स्थिति कितनी अजीब हो गई है। वहीं वेंटिलेशन डक्ट के छेद से सेक्रेटरी उसे ध्यान से देखती रहती है। जैसे जैसे वो देखती है उसके बारे में उसकी राय और खराब होती जाती है, क्योंकि उसे उसका व्यवहार समझना और मुश्किल लगता है। उसके मन में शक होता है कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति सच में उसके बॉस का सामना कर सकता है। वहीं जेम्स जल्दी से खुद को संभालता है और ज्यादा ध्यान से सोचता है। ये बात कि इस नई मौजूदगी ने शुरू से ही नकारात्मक प्रतिक्रिया दी और ये बताता है कि शुरू से ही कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं था। ये महसूस करके वो जल्दबाजी में कोई कदम न उठाने का फैसला करता है और इसके बजाय वो शांत रहने और पहले ये पता लगाने का प्लान बनाता है कि वो व्यक्ति कहाँ छिपा हो सकता है। वो बाथरूम से बाहर निकलता है और अपने बेडरूम की ओर जाता है। उसके जाने के बाद सेक्रेटरी एक खास चश्मा चालू करती है जिससे वो दूर से आसानी से उस पर नजर रख सके। बेडरूम के अंदर जेम्स कपड़े बदलना शुरू करता है। जैसे ही वो अपनी शर्ट उतारता है सेक्रेटरी और ज्यादा अलर्ट हो जाती है, ये सोचकर कि क्या उसके काम जानबूझकर किए जा रहे हैं या उसने पहले ही कुछ अजीब देख लिया है। वो तनाव में रहती है। उसे नजर में रखने के लिए अपना ध्यान उसी पर रखती है। हीरो आराम से शर्ट को बेड पर फेंकता है और बेड के नीचे देखने के लिए झुकता है और ध्यान से देखता है कि कहीं कोई वहां छिपा तो नहीं है। इस अचानक की हरकत से सेक्रेटरी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या ढूंढ रहा है। जैसे ही वो अपना चश्मा फिर से ठीक करती है, एंगल अचानक अजीब हो जाता है जिससे उसे साफ तौर पर गुस्सा आता है। वो जल्दी से अपना ध्यान हटा लेती है। इस बीच हीरो अपने कबर्ड और कमरे के चारों ओर ढूंढता रहता है। अच्छी तरह से चेक करने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिलता है। किसी के भी ना होने से उसका कंफ्यूजन और बढ़ जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि सिस्टम द्वारा असाइन किए गए कैरेक्टर पहले हमेशा उसके सामने सीधे दिखाई देते थे। इसके बाद वो आराम से सोडा का एक कैन निकालता है। ऊपर से देखते हुए सेक्रेटरी उसके व्यवहार का अध्ययन करती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो किसी अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस जैसा नहीं दिखता है। वो सोचती है कि क्या वो सिर्फ दिखावा करने में माहिर है या सिर्फ एक मामूली इंसान है। अपना चश्मा उतारकर वो सवाल करती है कि क्या इतने मामूली इंसान से निपटना भी जरूरी है, और खुद को याद दिलाती है कि वो अभी भी वेंटिलेशन डक्ट के अंदर छिपी हुई है। लेकिन तभी अचानक एक चूहा डक्ट में घुस जाता है जिससे वो चौंक जाती है। उसके चेहरे पर डर दिखता है, जिसके तुरंत बाद उसे गुस्सा आता है। वो गुस्से से उसे भगा देती है और खुद को संभालती है। वो घुटनों के बल बैठकर खुद पर कंट्रोल करती है। अब मुरोंग और देर न करने का फैसला करके वो जेम्स से निपटने के लिए एक आसान तरीका अपनाने का फैसला करती है। सीन बदलता है जब वो हीरो के बेडरूम की ओर बढ़ती है और गेट घंटी बजाती है तो कुछ ही देर बाद जेम्स दरवाजा खोलता है और बाहर एक अजीब औरत को खड़ा पाता है। वो खुद को ऑर्गेनाइजर द्वारा भेजी गई एक इंस्ट्रक्टर बताती है जो पहली बार आने वाले मेहमानों को नीलामी के नियम समझाने आई है। जैसे ही वो उसे देखता है सिस्टम विंडो आती है और बताती है कि न्यू कैरेक्टर सामने आ गया है। जेम्स जल्दी से सब कुछ समझ जाता है कि उसकी मासूम सूरत इस बात को छिपा नहीं पाती कि शायद उसकी पहले से ही उसके बारे में राय अच्छी नहीं है। परेशान होने के बजाय उसे ये स्थिति थोड़ी मजेदार लगती है और इसमें उसे फायदा दिखता है। जेम्स उसे अंदर बुलाता है और मुरोंग मान जाती है। जैसे ही वे कमरे में घुसते हैं उसके रवैये में हल्के बदलाव आते हैं। मुरोंग मान लेती है कि उसका विनम्र व्यवहार शिष्टाचार की चिंताओं के कारण है। इस बीच जैसे ही दरवाजा उनके पीछे बंद होता है वो उसे और करीब से देखती है। अपने शुरुआती फैसले के बावजूद उसे करीब से देखने पर उसमें कुछ ऐसा दिखता है जो उसे अप्रत्याशित रूप से आकर्षक लगता है। जेम्स उसे बैठने का इशारा करता है और माहौल शांत होने से पहले उसे रिफ्रेशमेंट देता है, लेकिन मुरोंग अचानक हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेती है। लगभग तुरंत ही जेम्स हल्कापन महसूस होता है। उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। जैसे ही वो उसे सहारा देती है वो सोचती है कि हालांकि उसमें खास आकर्षण है, लेकिन मूर्ख आदमी के प्रति उसकी नफरत वैसी ही बनी हुई है। हीरो को अपनी बाहों में पकड़े हुए वो अचानक आगे की ओर पलटती है और हवा में ऊंची छलांग लगाती है। अचानक की इस हरकत से जेम्स मुंह के बल फर्श पर गिर जाता है। वो उसके पीछे उतरती है और शांति से उसे ऊपर से देखती है। थोड़ी देर रुकने के बाद वो वापस वहीं चली जाती है जहां वो पहले खड़ी थी। उसकी नजरें साफ नफरत के साथ जेम्स पर टिकी हुई थीं। जमीन पर लेटा हुआ जेम्स धीरे धीरे अपने विचारों को इकट्ठा करता है और कहता है कि उसकी शारीरिक शक्ति ने उसे पूरी तरह से बेहोश होने से रोक दिया था। हालांकि उसका सिर अभी भी अस्थिर महसूस हो रहा था। सेक्रेटरी ने अपना पैर मजबूती से उसकी पीठ पर रखा और हल्के मुस्कान के साथ उसे नीचे देखते हुए कंट्रोल बनाए रखा। वो सोचती है कि उसे कैसे मजबूर करके अपने बॉस की बात मनवाई जाए। अभी भी बेहोशी के नाटक करने की हालत में हीरो स्थिति को समझने की कोशिश करता है। एक अनजान नाम सुनकर वो भ्रमित हो जाता है और ये समझने की कोशिश करता है कि उसने किसी इतने शक्तिशाली व्यक्ति को कैसे नाराज कर दिया होगा कि वो उसे निशाना बनाए। फिर सेक्रेटरी एक चाबुक निकालती है और उसे हल्के से अपने हाथ में पकड़े हुए उसे एक अजीब शांति के साथ देखती है। कुछ देर बाद सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि जेम्स अब एक कुर्सी पर रस्सी से कसकर बंधा हुआ है, जबकि सेक्रेटरी उसके सामने खड़ी है। जैसे ही उसे पूरी तरह होश आता है उसे अपनी हालत का एहसास होता है और वो स्वाभाविक रूप से बंधनों से छूटने की कोशिश करता है। उसका भ्रम और बढ़ जाता है जब वो देखता है कि चाबुक अभी भी उसके हाथ में है और वो सवाल करने लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। और वो मुरोंग से कहता है कि मिस, आपने कहा था कि आपको गेम खेलना है, पर क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया है?
जिस पर सेक्रेटरी शांत और सीधी रहती है, बिना किसी झिझक के अपने इरादे साफ कर देती है। उसका लक्ष्य सहयोग है, बातचीत नहीं। जैसे जैसे वो सुनता है, हीरो और भी ज्यादा हैरान होता जाता है। जेम्स को पता चलता है कि उसका मकसद आने वाली नीलामी से जुड़ा है और वो चाहती है कि वो उसके मालिक की मदद करे। ये बात जेम्स को समझ नहीं आती, क्योंकि नीलामी दखलंदाजी से नहीं बल्कि बोली लगाने की ताकत से तय होती है। मुरोंग उसके करीब आकर अपनी मांगे साफ साफ बताती है। उसे कभी भी उसके मालिक से ज्यादा बोली नहीं लगानी है, और जब उसका मालिक बोली नहीं लगाएगा तो हीरो से उम्मीद की जाती है कि वो उसकी तरफ से चीजें खरीदेगा। ये जानकर जेम्स परेशान हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो उसे सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया समझती है। अपनी बात को मनवाने के लिए सेक्रेटरी रिकॉर्ड किया हुआ फुटेज दिखाती है और वीडियो में साफ दिखता है कि उसने कैसे उसे काबू किया है। उसने जेम्स को बांधा और उसे इस हालत में पहुंचाया। घबराने के बजाय जेम्स अप्रत्याशित रूप से शांत रहता है। वो हालात का समझदारी से जायजा लेता है, यहाँ तक कि ये भी सोचता है कि अगर ये फुटेज पब्लिक में लीक हो गया तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। वो कहता है, तुम चाहती तो तुम इन्हें रील बना के भी अपलोड कर सकती हो। वहीं ये सुनकर मुरोंग का सब्र आखिरकार जवाब दे जाता है और वो धमकी की गंभीरता पर जोर देती है। हालांकि जेम्स अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि ये पर मैं विक्टिम हूँ, ना कि ऐसा कोई जिसके पास कुछ छिपाने के लिए हो। शांत आत्मविश्वास के साथ मुरोंग उसे याद दिलाती है कि सच्चाई की परवाह किए बिना पब्लिक की राय को कितनी आसानी से बदला जा सकता है, और उसके शब्दों का वजन हवा में लटका रह जाता है। हीरो उसे खाली नजर से देखता है, जिसमें डर या जल्दबाजी का कोई निशान नहीं होता। उसके रवैये से साफ है कि वो अब उसकी धमकियों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वहीं मुरोंग कुछ देर तक चुपचाप उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। थोड़ी देर रुकने के बाद वो फिर से उसके करीब आती है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान है, जैसे हालात पर दोबारा काबू पाने की कोशिश कर रही हो। उसे लगता है कि उस जैसे इंसान को इज्जत की बहुत परवाह होगी, और उसे लगता है कि वो सिर्फ शांत होने का नाटक कर रहा है। जिस पर हीरो बिना किसी चिड़चिड़ाहट के जवाब देता है। वो साफ करता है कि वो सच में अमीर नहीं है, बस ठीक ठाक पैसे वाला है, और खुलेआम उसे अपने जान पहचान वालों से उसकी फाइनेंशियल हालत पता करने के लिए कहता है। उसका लहजा शांत रहता है, यहाँ तक कि थोड़ा मजाकिया भी है। वो उसके दबाव के प्रति और भी बेपरवाही दिखाता है। रिकॉर्ड की गई तस्वीरों और वीडियो को बेकार समझता है। उसकी नज़र में कुछ समय के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म से दूर रहना ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी परेशानी होगी, और वो तो बाद में इस हालात को मौके में बदलने के बारे में भी सोचता है। वो शांति से पूछता है कि क्या उसके पास कोई और तरीका बचा है। जैसे ही वो अमीर लोगों के साथ अपने पिछले अनुभवों को याद करती है, वो उलझन में पड़ जाती है। उसके अनुभव में ऐसे लोग सबूत सामने आते ही दबाव में टूट जाते थे। उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से अजीब लगती है। जेम्स उसकी चुप्पी को देखता है और ये नतीजा निकालता है कि उसने अपने सारे तरीके आजमा लिए हैं। बिना किसी चेतावनी के वो जोर लगाता है और खुद को बांधने वाली रस्सियों से आज़ाद हो जाता है। उसके बंधन टूट जाते हैं और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, और ठीक उसके सामने मुरोंग होती है, जो कि ताकत का ये अचानक प्रदर्शन उसे हैरान कर देता है। डर उसके चेहरे पर झलकने लगता है और वो स्वाभाविक रूप से वो पीछे हट जाती है, जिस पर हीरो आगे बढ़ता है और उसे दीवार से सटा देता है। जेम्स की तेजी और मौजूदगी से घबराकर मुरोंग के हाथ से फोन छूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। शांति से वो बताता है कि रिकॉर्ड किए गए मटेरियल का भविष्य अब पूरी तरह से उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। जब जेम्स उसका नाम लेकर उसे बुलाता है तो उसका झटका और गहरा हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी पहचान इतनी आसानी से कैसे सामने आ गई। उसके इतने करीब खड़े होकर उसके विचार पल भर के लिए उलझ जाते हैं। उसकी हरकतें किसी ट्रेंड मार्शल आर्ट्स टीसी लगती हैं और नजदीक की स्थिति को उसके लिए और भी ज्यादा परेशान करने वाली बना देती है। वो जल्दी से उन फालतू विचारों को दबा देती है। वहीं जेम्स उसके बारे में डिटेल में पर्सनल जानकारी बताकर बात जारी रखता है। ये खास बातें सुनकर मुरोंग साफ तौर पर हिल जाती है। उसे शक होने लगता है कि उसने नीलामी में शामिल सभी लोगों की पहले से जांच की थी, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जिन्हें लगता था कि उनकी पहचान अच्छी तरह से छिपाई गई थी। उसकी हिम्मत टूटते हुए देखकर जेम्स समझ जाता है कि वो पूरी तरह से अपना संतुलन खो चुकी है, और मन ही मन वो उसकी प्रतिक्रिया को शांति से संतुष्टि के साथ देखता है, ये जानते हुए कि अब वो नुकसान में है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है जब वो अपने ज्ञान की सीमित प्रकृति के बारे में सोचता है, ये समझते हुए कि उसकी घबराहट सच्चाई से कहीं ज्यादा है। जैसे ही डर हावी होता है, उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो हिम्मत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हिचकिचाहट उसे धोखा दे देती है, जिस पर हीरो सीधे उसकी हिचकिचाहट को चुनौती देता है और ये सवाल करता है कि अगर उसका सच में इरादा था तो उसने कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके बाद सीन बदलता है। अब जेम्स शांति से बिस्तर पर बैठा है, जबकि म्यूरोंग उसके सामने खड़ी है, साफ तौर पर तनाव में। वो समझाता है कि उसके बैकग्राउंड को देखते हुए वो उनके बीच ताकत का बैलेंस सही सही जज कर सकती है, और शायद उसने ये नतीजा निकाला है कि किसी भी तरफ से साफ जीत नहीं मिलेगी। थोड़ी देर रुकने के बाद वो असली टकराव के नतीजों के बारे में बताता है। अगर बात बढ़ जाती है तो वो आसानी से उसकी पहचान उजागर कर सकता था, जिससे इस काम में उसका करियर खत्म हो जाएगा। फिर वो फोन उठाता है और उसके रिकॉर्ड किए गए फोटो और वीडियो स्क्रॉल करता है, उन्हें बिना किसी भावना के देखता है। वो कहता है कि रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से की गई है और बताता है कि ऑटोमेटिक पोस्टिंग ज्यादा समझदारी वाला कदम होता। वहीं ये सुनकर म्यूरोंग के चेहरे पर बेचैनी फैल जाती है जब उसे एहसास होता है कि स्थिति पूरी तरह से पलट गई है। हीरो आखिर में अपना इरादा साफ साफ बताता है, क्योंकि उसने उसके सबूत लिए थे, इसलिए इंसाफ के लिए जरूरी है कि वो भी बदले में ऐसा ही करे। जेम्स शांत आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बात खत्म करता है। वहीं पूरी तरह से स्थिति को कंट्रोल में रखते हुए म्यूरोंग के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो अचानक अपनी आवाज ऊंची करती है, और अब उसका सब्र टूट जाता है, जिससे उसकी दुश्मनी साफ हो जाती है। वो टेबल से एक किताब उठाती है, उसके कई पन्ने फाड़ती है और जल्दी से उन्हें मोड़कर एक तेज धार बना लेती है। उस बनाए हुए हथियार को पकड़कर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जिस पर जेम्स आसानी से उसके वार से बच जाता है और एक ही झटके में वो उसे अपने पैरों से फंसा लेता है और अपनी तेजी का इस्तेमाल करके उसे बिस्तर पर गिरा देता है। वो उसके एक हाथ को दबाकर उसकी पीठ पर दबाव डालता है। वहीं म्यूरोंग चिल्लाते हुए कहती है, जेम्स अगर तुम्हें हिम्मत है ना तो तुम मुझे जान से मार दो। जिस पर जेम्स कहता है, भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, और वैसे भी मर्डर करना इलीगल होता है, क्या तुम्हें लॉ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। और जेम्स कहता है, तुम क्लियरली लोगों को उनके पिक्चर दिखाकर थ्रेट करते हो और अपनी मनचाही चीज करवाते हो।
जिस पर म्यूरोंग कहती है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जिस पर जेम्स सीरियस फेस बनाते हुए कहता है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, इसलिए मेरे सवालों के आंसर दो। वहीं हम म्यूरोंग को देखते हैं जो कि जेम्स की इन सब बातों को सुनकर उसके चेहरे पर हल्की हल्की शर्म आने लगती है और सिस्टम उसे बताता है कि म्यूरोंग का रिग्रेट लेवल 5% से बढ़ गया है। वहीं ये देखकर जेम्स थोड़ा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या ये लड़की कोई साइको है या फिर कुछ और है क्या, क्योंकि इतना सब करने के बाद में इसका रिग्रेट लेवल बढ़ता ही जा रहा है। वहीं जेम्स म्यूरोंग को पकड़ता है और अपने मन में कहता है तो देखते हैं कि ये सब चीजें कैसे काम करती हैं और क्या मैं ऐसा करके फिर से रिग्रेट लेवल को इंक्रीज कर सकता हूँ। वहीं जेम्स अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है लड़की, अगर तुमने मुझे रेजिस्ट करने की कोशिश भी की तो मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ में न जाने क्या क्या करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। वहीं हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद में म्यूरोंग का रिग्रेट लेवल 15% से इंक्रीज हो जाता है और सिस्टम कहता है होस्ट इसी तरह से काम करते रहो क्योंकि ये ट्रिक उसके ऊपर काम कर रही है। वहीं जेम्स अपने मन में कहता है जैसे मैंने सोचा था चीजें एकदम वैसे ही चल रही हैं और इसके बाद में वो म्यूरोंग से कहता है क्या तुमने सुना कि मैं तुमसे क्या कहा। और इसके बाद हम देखते हैं कि म्यूरोंग एक क्यूट लुक के अंदर बेड पर बैठी होती है और वो जेम्स से कहती है मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझे इन सब चीजों के लिए फोर्स कर रहे हो और तुम एक बहुत ज्यादा गंदी मौत डिजर्व करते हो। जिस पर जेम्स अपने हाथों में स्टिक लेते हुए कहता है चिंता मत करो, अगर मैं मारूंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ नरक में लेकर जाऊंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स अपने फोन के अंदर कुछ करने लग जाता है जिसे देखकर म्यूरोंग कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर जेम्स कहता है तुम इतनी ज्यादा क्यूरियस क्यों हो रही हो, चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं कि इसकी वजह से म्यूरोंग का रिग्रेट लेवल 5% से बढ़ जाता है। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है। सीन कमरे के दरवाजे पर शिफ्ट होता है। हीरो गेट पर खड़ा है, तभी एक डिलीवरी मैन आता है और उसे एक पैकेज देता है। पैकेट लेने के बाद जेम्स बैग अंदर लाता है और उसे सेक्रेटरी के सामने फर्श पर रख देता है। जेम्स उस पैकेट को देखने का इशारा करता है। जब म्यूरोंग बैग खोलती है तो उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आ जाता है। जैसे ही वो देखती है कि अंदर क्या है उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो अपने हाव भाव और हरकतों से उसे साफ चेतावनी देता है जिससे ये साफ हो जाता है कि उसके पास बहुत कम समय है और बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। बैग पकड़े हुए वो हिचकिचाहट के साथ भारी कदमों से चेंजिंग रूम में जाती है। थोड़ी देर बाद वो लेडीबग थीम वाली कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आती है। बिना किसी हिचकिचाहट के जेम्स टैबलेट से तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। वो एंगल एडजस्ट करता है और कई शॉट लेता है जबकि वो उसके निर्देशों के अनुसार पोज बदलती है। जैसे जैसे वो हिलती है उसे पहनाए गए आउटफिट को देखकर जेम्स के मन में अविश्वास के विचार आते हैं। ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसने पहले सोचा था और ये बेमेलपन उसे बेचैन कर देता है। हीरो उसे ध्यान से देखता है और जेम्स म्यूरोंग की कम दिलचस्पी से साफ तौर पर नाखुश है। वो उसके करीब आता है और उसका पोज ठीक करता है और दूसरे पोज का इशारा करता है जिससे ये साफ हो जाता है कि वो पूरा सहयोग चाहता है। म्यूरोंग फिर से बात मानने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाती है। उसके बाद वो दूसरी कॉस्ट्यूम पहनकर वापस आती है। वहाँ खड़ी होकर वो मन ही मन सोचती है कि क्या उसे ये सभी पहनने होंगे। हीरो आउटफिट पर तेजी से रिएक्ट करता है, खुलेआम उसे ज्यादा बताकर खारिज कर देता है। म्यूरोंग के मन में शर्मिंदगी और चिड़चिड़ापन आता है क्योंकि वो उसे बहुत परेशान करने वाला मानती है। फोटो सेशन जारी रहता है। हीरो कई एंगल से तस्वीरें लेता है और ये पक्का करते हुए कि कुछ भी छूटे नहीं। जब जेम्स काम पूरा कर लेता है तो वो टैबलेट नीचे रखता है और पीछे हट जाता है। तस्वीरों का मकसद अब पूरा हो गया है और जो फायदा उसके पास पहले था वो अब खत्म हो गया है। फिर वो टैबलेट खूब रखने का फैसला करता है और फाइलों को कहीं और ट्रांसफर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है। उसकी हरकतों से ये साफ हो जाता है कि वो इसके लिए उसे पैसे देना चाहता है। करीब आकर वो पेमेंट के तरीके का इशारा करता है। जो रकम वो बताता है वो बहुत ज्यादा है, खासकर ये देखते हुए कि टैबलेट अब नया नहीं है। ये रकम म्यूरोंग को हैरान कर देती है क्योंकि ये उसकी सामान्य कमाई से कहीं ज्यादा है। वही ये सुनकर वो जम जाती है, ये महसूस करते हुए कि मोल भाव में भी कंट्रोल पूरी तरह से उसी के हाथ में है। सीन बेडरूम में शिफ्ट होता है। हीरो बेड पर बैठा है जबकि सेक्रेटरी पास ही फर्श पर बैठी है। उसका हाव भाव शांत है लेकिन उसका ध्यान उसी पर टिका हुआ है और उनके बीच का मामला अभी के लिए सुलझ गया है। हालांकि उसके सुपीरियर के साथ वाला मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। म्यूरोंग अपने बॉस पर पूरा भरोसा दिखाती है, ये मानते हुए कि हीरो में उसे चुनौती देने की क्षमता नहीं है। हालांकि वो बेफिक्र रहता है और भविष्य में होने वाले टकराव को तभी जज करने की सोचता है जब वो होगा। पास आकर वो बताती है कि उसका बॉस बिना तैयारी के कोई काम नहीं करता और हमेशा बैकअप प्लान रखता है, यहाँ तक कि उसे भी उन प्लान्स की पूरी जानकारी नहीं है। पूछताछ की बात सुनकर वो साफ तौर पर परेशान हो जाती है। सिर्फ ये शब्द उसे तनाव में डालने के लिए काफी है जिससे समर्पण के विचार पर उसकी संवेदनशील प्रतिक्रिया सामने आती है। जेम्स ये सब चुपचाप देखता है और उसके स्वभाव के बारे में अपना निष्कर्ष निकालता है। फिर वो अपने कामों और हाव भाव से ये साफ कर देता है कि वो जाने के लिए आजाद है और जेम्स म्यूरोंग से कहता है कि वो अपने बॉस को मेरा मैसेज दे दे। जेम्स कोई झिझक या डर नहीं दिखाता, किसी की तरह के जवाब के लिए पूरी तरह से तैयार है। वही जेम्स की बातें सुनकर म्यूरोंग हैरान है कि वो उसे इतनी आसानी से जाने दे रहा है। इसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ने का जोखिम जानते हुए जो दुश्मन बनकर लौट सकता है, लेकिन जेम्स बेपरवाह रहता है, संभावित नतीजों से साफ तौर पर बेफिक्र। उसके रवैये से गुस्सा होकर म्यूरोंग कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर कॉरिडोर में वो गाओ वेन के पास से गुजरती है जो दूसरी दिशा से आ रही होती है। वहीं गाओ वेन उसे नोटिस करती है और उसे एक अजीब सी जान पहचान महसूस होती है। हालांकि वो तुरंत समझ नहीं पाती कि ये कौन है। गाओ वेन आगे बढ़ती है और दरवाजा खटखटाती है। अंदर जाने के बाद जेम्स गंभीर हो जाता है। वो इशारा करता है कि उन पर नजर रखी जा रही है और अकेले में बात करने का सुझाव देता है। वे दोनों कमरे में जाते हैं। जैसे ही मुख्य किरदार अपने कपड़े बदलता है, गाओ वेन उसे वो सब बताती है जो वो जानती है। वो संभावित दुश्मन की पहचान जियांग ली के रूप में करती है जो राष्ट्रीय खजानों का एक जाना माना तस्कर है और उसे एहसास होता है कि उसकी लगातार सफलता शुद्ध धन या प्रभाव के बजाय धोखेबाजी के तरीकों के कारण है। शीशे के सामने खड़े होकर जेम्स शांति से अपनी टाई ठीक करता है। टकराव से बचने के बजाय वो तय करता है कि दावत में पहला कदम दुश्मन के पास खुले तौर पर जाना होगा और खुद को एक सहयोगी के रूप में पेश करना होगा। वहीं गाओ वेन उसे ध्यान से देखती है और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। उसकी चिंता रणनीति पर नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा पर केंद्रित है, खासकर जो पहले ही हो चुका है। उसके बाद जेम्स हल्के से गाओ वेन के सिर पर थपथपाता है। उसका अंदाज आरामदेह और आत्मविश्वासी है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उसे कोई परेशान करेगा और वो पहले ही महिला हत्यारे
कमरे को एक ऐसे हथियार के रूप में देखता है जिसे आखिरकार उसके अपने मालिक के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस पर गाओ वेन तुरंत प्रतिक्रिया करती है। उस हाव भाव से साफ तौर पर नाखुश है। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ दिखती है क्योंकि वो खुद को सीधा करती है, ये साफ करते हुए कि उसे आकस्मिक जान पहचान पसंद नहीं है, खासकर उससे छोटे किसी व्यक्ति से। जिस पर जेम्स चंचल उदासीनता के साथ जवाब देता है, खुद को उम्र के अंतर की याद दिलाता है जिसे वो अक्सर भूल जाता है। जेम्स का ध्यान उसके पहनावे पर जाता है। वो सूक्ष्म बदलावों को नोटिस करता है जो हाल के काम का संकेत देते हैं। हालांकि उसकी आकस्मिक टिप्पणी गाओ वेन को और परेशान करती है और नाराज होकर गाओ वेन दरवाजे की ओर बढ़ती है और बातचीत खत्म करती है और उन्हें जाने के लिए कहती है क्योंकि कार पहले से ही इंतजार कर रही है। जैसे ही वे निकलते हैं, जेम्स उसे चुपचाप देखता है, ये महसूस करते हुए कि वो लंबे समय से उसे अपनी बड़ी बहन के रूप में देखता रहा है और अब जाकर उसे उसके आकर्षण का एहसास हो रहा है। वो बाद में उसके प्रयासों के लिए उसे इनाम देने का मन बना लेता है। वे एक साथ घर से निकलते हैं और कुछ ही देर बाद नीलामी स्थल पर पहुंचते हैं। पहुंचने पर अंदर जाने से पहले उनका विनम्रता से स्वागत किया जाता है। गाओ वेन स्वाभाविक रूप से जेम्स की बाह पकड़ लेती है और जैसे ही वे हॉल में प्रवेश करते हैं, नीलामी हॉल अच्छी तरह से कपड़े पहने मेहमानों से भरा होता है। उनके चारों ओर शांत विलासिता का माहौल है। वहीं जेम्स वाइन के 2 गिलास लेता है और एक गाओ वेन को देता है। जैसे ही वे कमरे को देखते हैं, गाओ वेन को आगे एक जानी पहचानी आकृति दिखती है और वो धीरे से जेम्स का ध्यान उसकी ओर खींचती है। वहीं पर हम जियांग ली को देखते हैं जो कि भीड़ में होता है और वो आदमी भीड़ में साफ तौर पर अलग दिख रहा है। उसने अलग तरह के कपड़े पहने हैं और आसानी से वाइन का गिलास पकड़े हुए है। वहीं ये देखकर जेम्स बेफिक्र रहता है। उस आदमी पर ध्यान देने के बजाय वो अपना ध्यान आसपास की चीजों पर लगाता है। शाम को डरने वाली लड़ाई के बजाय मजे करने का मौका समझकर गाओ वेन भी उसका साथ देती है और जेम्स थोड़ा आराम महसूस करता है और शांत आत्मविश्वास बनाए रखता है। जेम्स उस आदमी को खतरा नहीं बल्कि ऐसा इंसान समझता है जिसकी हार तय है। वे एक साथ अपने गिलास उठाते हैं, उस पल को स्वीकार करते हुए भी कमरे के दूसरी तरफ मौजूद उस शख्स पर चुपचाप नजर रखते हैं। उसी पल वो आदमी अपना सिर घुमाता है और उन्हें देखता है। उसकी नजरें कुछ देर के लिए उनकी तरफ टिक जाती हैं। सीन जियांग ली के ऑफिस में अतीत में चला जाता है। उसकी सेक्रेटरी एक अजीब ड्रेस में उसके सामने खड़ी है। उसकी शक्ल तुरंत सबका ध्यान खींचती है। उसकी बात छोटी और संयमित है, जिससे पता चलता है कि जेम्स ने काबू में कर लिया था और एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। हालांकि स्थिति बातचीत से सुलझ गई, लेकिन नतीजा साफ तौर पर उसके पक्ष में नहीं था। जियांग साफ तौर पर नाराजगी दिखाते हैं। वो उसके सबसे काबिल कर्मचारियों में से एक है और उसकी हार ऐसी चीज नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। सिर झुकाकर वो अपनी हार मान लेती है और जेम्स का दिया हुआ मैसेज देती है। ये मैसेज सुनकर जियांग हंसता है। गुस्से के बजाय ये उकसावा उसे मजेदार लगता है। वो शांति से चुनौती स्वीकार करता है, पहले से ही अपनी होने वाली मुलाकात का अंदाजा लगा लेता है। सीन वापस वर्तमान में आता है, जहां पर जियांग ली नीलामी में एक दूसरे मेहमान से बात कर रहा होता है जब उसका ध्यान भटक जाता है। विनम्रता से खुद को माफ करते हुए वो जेम्स की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो पास आता है, उसका व्यवहार ऊपर से दोस्ताना होता है। वो खुद को एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में पेश करता है जो इस माहौल का आदी है। हालांकि जेम्स विनम्रता से जवाब नहीं देता, इसके बजाय वो सीधे मुद्दे पर आता है। ये साफ कर देता है कि उसे पहले उस पर दबाव डालने और धमकी देने की कोशिश के बारे में पूरी जानकारी है। इस बातचीत से जियांग ली के हाव भाव में हल्का सा बदलाव आता है। हालांकि वो शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आता है। मन ही मन वो उस नौजवान की हिम्मत और बेबाकी को नोट करता है। वहीं जेम्स मजबूत और अटल रहता है। वो साफ कर देता है कि आगे की योजनाएं बेकार और अनावश्यक हैं और जो लोग काबिलियत के बजाय धोखे से फायदा उठाते हैं, उनके लिए वो खुलकर नफरत जाहिर करता है। इस बातचीत से उनके बीच का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। हालांकि न तो कोई आवाज ऊंची करता है और न ही लोगों का ध्यान खींचता है। ये साफ हो जाता है कि उनका झगड़ा शब्दों से नहीं बल्कि आने वाली नीलामी से ही सुलझेगा। उनका आमना सामना बिना किसी बात बड़े खत्म हो जाता है। फिर भी संदेश साफ है। अब दोनों पक्षों को पूरी तरह से पता है कि दूसरा पीछे नहीं हटेगा। वहीं जेम्स गाओ वेन को इशारा करता है कि अब जाने का समय हो गया है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा करती है और दोनों साथ में भीड़ से दूर चले जाते हैं। उनके पीछे जियांग ली हल्की मुस्कुराती हुई मुस्कान के साथ उन्हें जाते हुए देखता है। उसकी नज़र में उस नौजवान का आत्मविश्वास ऐसा है जैसे वो अभी तक किसी अनुभवी व्यक्ति को चुनौती देने के खतरे को नहीं समझता। ये सोच अगले दिन क्या होगा इसके बारे में उसकी जिज्ञासा को और बढ़ाती है। जब वे नजर से ओझल हो जाते हैं तो जियांग ली अपना फोन निकालता है और कॉल करता है। वो पुष्टि करता है कि बैकग्राउंड जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। उसे जो जानकारी मिलती है उससे एक साफ तस्वीर बनती है कि जेम्स एक लाइव स्ट्रीम से जुड़ी कंपनी चलाता है और अपने कर्मचारियों के साथ ठीक ठाक व्यवहार करता है और उसके पास काफी दौलत है, लेकिन इतनी नहीं कि वो हाई लेवल नीलामी में गंभीरता से मुकाबला कर सके। इस मामले को नजरअंदाज करने के बजाय इस खोज से जियांग ली और भी ज्यादा उत्सुक हो जाता है। बिना पर्याप्त पैसे के कोई उसका खुलेआम सामना करने की हिम्मत करे, ये असामान्य है और ये अप्रत्याशितता आने वाली नीलामी को और भी दिलचस्प बना देती है।